है स्टूडेंट्स, आप सभी को बीएसबी क्लासेस एंड एसकेएस ग्रुप्स में स्वागत करता हूं। आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हम लोग आज दुनिया के ऐसे समय से गुजरे जो दुनिया में पूरी तरह से कोरोना वायरस की वजह से संसार में अपार जो है समस्याएं आई, और उन समस्याओं को हमारे घर से लेकर बाहर तक जो महिलाओं का योगदान है सराहनीय है। अस्पताल में चाहे वह डॉक्टर्स, नर्स हो या पुलिस थाने में सिपाही या देश में सेना के तौर पर या शिक्षक के तौर पर या माँ के रूप में घर पर खाना बनाते हैं, तो हर तरह से तो उन सभी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। और आज हम सभी जो हैं उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए कृतज्ञ हैं। और आज ये कहने से बात नहीं होगी, हम सभी को उनको बातों को उनको समझना पड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा, और हम लोग करेंगे। हम सभी जो हैं आज आने वाले देश के हर बच्चा को यही जो है सिखाया जाए, बताया जाए, डांटा जाए कि महिलाओं का जो है तरह से रिस्पेक्ट करे, गलत करे तो उनको डांटा जाए, बोला जाए। और महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं आप सभी को। और आप सभी से यही जो है विनम्र निवेदन है कि आप सभी रिस्पेक्ट करें, उनकी भावनाओं को समझें और कदर करें। इसी के साथ मैं आज सभी आप लोगों को जो है आर्यभट्ट कोचिंग की तरफ से बीएसबी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और मैं आज जो है नए टॉपिक्स के जो है दौर में आगे बढ़ने जा रहा हूं। आप सभी को बता दूं कि हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास में पढ़ रहे हैं, और यूरोप में राष्ट्रवाद जो कि क्लास शुरू हो चुका है, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था। आप पिछले वीडियो जो है अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछले वीडियो को अवश्य देखें। और आज हम लोग जो है यूरोप में राष्ट्रवाद में जो है राष्ट्रवाद, वियना सम्मेलन, मेटरनी क्यूब और 1830 की क्रांति के विषय में पढ़ चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे 1848 में फ्रांस की क्रांति। 1830 में क्रांति के तत्पश्चात बुर्बो वंश की समाप्ति के बाद आयरलैंड वंश की स्थापना जो है होती है, और आयरलैंड वंश के शासक लुई फिलिप को जो है शासक बनाया जाता है। लुई फिलिप जो है एक उदारवादी विचारधारा का व्यक्ति था, लेकिन वह बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी था। वह जो है पत्रकारों, वहां की जनता और लोगों के द्वारा वहां पर जो है शासन में आता है। और यहाँ पर जो है हम उसके विषय में आज जानेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि क्या बात है। और ये आपका क्वेश्चन भी आपका जो है आते रहता है कि 1848 की क्रांति फ्रांस में होती है, तो उसके विषय में लिखें कि 1848 की क्रांति के पीछे क्या कारण थे। तो आज ये क्वेश्चन भी है और एक तरह से आपका टॉपिक भी है, किताबें पढ़ने के लिए बीटीबीसी की किताब में है। तो देखिए यहाँ पर 1848 की क्रांति के विषय में सबसे पहले जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि फ्रांस की 1848 की क्रांति, 1848 की फ्रांस की क्रांति। तो 1848 की क्रांति जो है 1830 की क्रांति के पश्चात, जुलाई 1830 की क्रांति जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो 1848 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अभी मैंने आपको बताया कि बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को, तो आयरलैंड वंश। ये एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि फ्रांस में 1830 की क्रांति के तत्पश्चात बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश के जो है शासन की स्थापना की जाती है। तो आयरलैंड वंश की स्थापना जो है की जाती है, और आयरलैंड वंश के संस्थापक जो है आयरलैंड वंश की स्थापना जो है और उसके शासक जो है यहाँ पर लुई फिलिप हैं। लुई फिलिप साहब जो हैं एक उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति थे, और वे जो है बहुत अधिक महत्वाकांक्षी थे, बहुत अधिक महत्वाकांक्षी। उसने जो है अपने विरोधियों को खुश करने के लिए, जो विरोधी थे उनको खुश करने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयरलैंड वंश के शासक लुई फिलिप ने किस जो है नीति का अवलंबन किया था। तो उसने जो है स्वर्णिम मध्यम वर्गीय
मध्यम वर्गीय, स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का जो है अवलंबन किया। और स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति का अवलंबन करते हुए 1840 ईस्वी में उसने जो है गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। किसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो उसने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और गीजो को प्रधानमंत्री जो है, ये ऑब्जेक्टिव कोई प्रश्न में बनता है कि लुई फिलिप ने किसको जो है प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो लुई फिलिप ने जो है गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। जो कि लुई फिलिप के जो कि विचारधारा को उदारवादी अवश्य था, लेकिन वह एक अपने ही विचारधारा के व्यक्ति जो कि एक कट्टर प्रतिक्रियावादी जो है व्यक्ति था, जिसको प्रधानमंत्री वह नियुक्त करता है। और वह जो है किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के क्या था? विरोध था। यानी कहने का मतलब टोटल यह है कि जिस तरह से फ्रांस में पहले से चली आ रही शासन व्यवस्था है, उसी तरह के शासन व्यवस्था जो है वहां पर चलती रहे, और ऐसे ही शासन को जो है आगे की ओर बढ़ा करके रखना है। ना ही नियमों और कानूनों में कोई परिवर्तन करना है, ना ही वहां पर सामाजिक सुधार करना है। आपको ऑलरेडी पता है कि फ्रांस में चाहे यूरोप में जो है सामंतवादी व्यवस्था प्रचलन में थी, और सामंतवादी व्यवस्था प्रचलन में होने की वजह से समाज में काफी ज्यादा जो है पौराणिक विचारधारा की वजह से लोग अलग थे, लोग परेशान थे, लोगों में असमानता थी। और असमानता जो है एक स्तर पर ही नहीं थे, बहुत सारे स्तरों पर देखने को मिलता है, जिसमें कि साथ में आप देख सकते हैं कि सामाजिक सुधार और आर्थिक, इन दोनों के जो है वह किसी भी तरह से नहीं चाह रहा था कि वहां पर परिवर्तन हो। और इसीलिए लुई फिलिप साहब जो है गीजो को प्रधानमंत्री जो है नियुक्त करते हैं। उनके पास जो है, उसके पास जो गीजो साहब हैं, उनके पास जो है किसी भी तरह के सुधारात्मक कार्यक्रम नहीं था, किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग प्रोग्राम नहीं था उनके पास। उसके बाद न ही उन्होंने किसी भी तरह से विदेश नीति से जो है किसी भी तरह से उनको बेचारे को सफलता भी नहीं मिली थी। बात तो सही है, जब देश के अंदर जो है खलबली हो, देश के अंदर जो है असमानता हो, देश में आर्थिक विकास हो नहीं, तो किसी भी तरह से कहा जा सकता है, समझा जा सकता है कि फिर विदेश नीति में भी कोई सुधार होने वाला नहीं है। और विदेश नीति में सुधार नहीं होना ही एक प्रमुख कारणों में से कारण जो है हो सकता है। और यही वजह है कि किसी भी तरह से उनको जो है वहां पर सफलता नहीं हो रही थी। तो आप सभी जो है, मैंने अभी जो है बताया, और अभी कुछ और पॉइंट्स बचे हुए हैं, ये पॉइंट्स जो है मैं लिखवा देता हूँ, समझा देता हूँ, और उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा कवर करना है, ध्यान देना है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसको कवर कर लीजिएगा। अगर आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट जो है कर सकते हैं। तो आप सभी जो है देख रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारे गीजो साहब के शासनकाल में फ्रांस में व्यवस्था चली। और फ्रांस में जो है उनके शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी दो प्रमुख कारण हैं। आप देख रहे हैं कि जब सामाजिक और आर्थिक विकास नहीं होगा तो निश्चित है कि भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होगी। और जब भूखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होगी तो निश्चित है कि लोग जो हैं, जो शासक है, उसका तो विरोध करेंगे, उसकी आलोचना होगी। और जिसकी वजह से गीजो साहब की आलोचना जो है होनी शुरू हुई। और गीजो साहब की आलोचना जब हुई तब जाकर के वहां की जनता ने 22 फरवरी 1848 ईस्वी को पेरिस थियर्स के नेतृत्व में एक भोज का आयोजन, एक विशाल भोज का आयोजन किया गया। और इस विशाल भोज में जनता एकत्रित हुई और वहां पर एकत्रित होकर के गीजो साहब की जो है कार्यों के, नीतियों के, उनके विचारों के अवहेलना किया, विरोध किया। और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि इनका शासन जो है हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए सही नहीं है। तब जाकर करके जगह जगह लोगों ने अवरोध उत्पन्न किए। लुई फिलिप को अंततः बेचारे को जो है गद्दी छोड़ना पड़ा और उनको गद्दी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। तब जाकर के अंततः 24 फरवरी 1848 को लुई फिलिप जो है गद्दी त्याग करते हैं और गद्दी त्याग करके बेचारे चले जाते हैं इंग्लैंड। इनका प्लान हो जाता है और ये इंग्लैंड में जाकर के अपना बसाव जो है शुरू करते हैं। और इंग्लैंड में शासन प्रशासन जो है इनका, मतलब अब समझ लीजिए कि फ्रांस का जो है
काम खत्म हो गया और 1848 की जो है क्रांति थी ये समाप्त हुई और ये टॉपिक जो है खत्म होता है। अब जो है हम आगे जो है इटली के एकीकरण पढ़ेंगे, इटली में किस तरह से एकीकरण की शुरुआत होता है, अब जो है उसके विषय में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो अब देखते हैं हम इटली के बारे में जो है अब देखेंगे कि किस तरह से इटली में एकीकरण हुआ। इटली के एकीकरण यूरोप के राष्ट्रवाद में एक महत्वपूर्ण चरण है जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। आपके जो है इटली के एकीकरण महत्वपूर्ण स्थान इसलिए रखता है क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद फ्रांस की राजक्रांति के तत्पश्चात इटली और जर्मनी दो ऐसे राष्ट्र थे जहां पर ऑस्ट्रिया अपना आधिपत्य स्थापित किए हुए था और इटली में पूरी तरह से इटली को विभक्त किए हुए था, बांटे हुए था, अलग अलग किए हुए था, जिसमें आपको बता दें कि इटली को विश्व के मानचित्र में कोई स्थान नहीं था। वह बस मात्र जो कहा जाता है कि नाम के लिए रह गया था। तो उसको एकीकृत करने के लिए जो भी शासक थे वो अपने तरीके से करना चाह रहे थे, पुराने विचारधारा के आधार पर। जो गुरु थे, धर्म गुरु, वो लोग अपने धार्मिक दृष्टिकोण से करना चाह रहे थे। उसी में मेजनी भी था और मेजनी जो है उसका एकीकरण एक गणतांत्रिक विचारधारा के आधार पर और राष्ट्रवादी भावना के आधार पर करना चाह रहा था। तो यहाँ पर मेजनी का स्थान इस जो है इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण स्थान जो है रखता है, महत्वपूर्ण योगदान भी है। और आपसे क्वेश्चन अब यहाँ से पूछता है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काउंट कावूर और गैरिबाल्डी के योगदानों को लिखें। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और ये लघु में भी पूछता है, आपसे पूछ देगा कि मेजनी कौन था या मेजनी के विषय में लिखें। तो मेजनी एक महत्वपूर्ण जो है उस इटली के एकीकरण में स्थान रखता है और यहाँ पर एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन भी है और दीर्घ उत्तरीय से संबंधित एक जो सब टॉपिक कहा जा सकता है वो भी है। तो हम मेजनी के विषय में हम लोग देखेंगे। और मेजनी जो कि साहित्यकार, मेजनी एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और एक योग्य सेनापति था। योग्य सेनापति आप समझ सकते हैं कि सेना जो है किसी भी क्षेत्र के लिए, राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा होता है और सेना के दिल में बस एक ही होती है फीलिंग, वो भी है राष्ट्र की सर्वोपरि जो है मानता है। तो राष्ट्र की जो है रास्ते में कोई भी आया उसके हस्तक्षेप को वह दरकिनार करता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे मेजनी के विषय में हम लोग देख रहे हैं और वह एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य सेनापति था और साहित्यकार भी था। लेकिन वह तत्कालीन जो राजनैतिक परिस्थिति जो थी उसकी बेहतर जो है समझ उसके पास नहीं था, उसके पास बेहतर जो है समझ नहीं रखता था। अतः उसमें आदर्शवादी गुण जो है अधिक थे और व्यवहारिक गुण कम थे। आदर्शवादी गुण अधिक थे और व्यवहारिक गुण क्या थे? कम थे। मेजनी, अब यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बन गया है। मेजनी एक गुप्त दल, इस गुप्त दल का नाम है कार्बोनरी। देखिए यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम जो है क्लोज अप कर देते हैं, क्लोज कर दे रहे हैं। यहाँ पर कार्बोनरी जो है, कार्बोनरी एक गुप्त दल है। यह एक ऐसा दल है जो अंदर ही अंदर इटली में राष्ट्रवादी भावना को जो है बढ़ाता है और उसी दल का ये भी एक सदस्य बेचारा रहता है। ना मेजनी है और एक गुप्त दल संगठन का एक सदस्य जो है ये रहते हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मेजनी किस गुप्त दल के संगठन का सदस्य था। उसके बाद जो है उसने 1831 ईस्वी में एक संस्था बनाता है और उस संस्था का नाम है यंग इटली। यंग इटली नामक एक संस्था की स्थापना किया और स्थापना जो है इसलिए किया ताकि वह जो है नवीन इटली के निर्माण के लिए, नवीन इटली के
निर्माण के लिए वह चाह रहा था कि जल्द से जल्द जो है राष्ट्र की जो है विकास हो, राष्ट्रवादी भावना के विकास हो, और इसी के लिए उसने जो है यंग इटली नामक एक संस्था जो है स्थापित किया 1831 में। ये भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है और होता है। आगे जो है उसने यूरोप के अन्य जो देश थे, यूरोप में अन्य और जो भी देश थे, उन सभी देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे, उस राष्ट्रीय आंदोलन को प्रोत्साहित करने के लिए, बढ़ाने के लिए उसने 1800 ठीक 3 साल के बाद, अगर आपको एक डेट याद हो, एक ईयर जो है याद हो, 1831 में यंग इटली की स्थापना हुई थी, तो ठीक 3 साल के बाद 1834 में, तीसरे साल में जो है 1834 में यंग यूरोप नामक एक संस्था की जो है स्थापना किया, और यंग यूरोप नामक संस्था के गठन करके वह इटली में एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त करने का काफी प्रयास किया। तो इसके तहत जो है हमें यंग इटली और यंग यूरोप और ये जो भी संस्था है, ये मेजनी साहब के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। हम जो है आज मेजनी साहब के बारे में जाने। हम अगले दिन जो है अगले टॉपिक के साथ आपको जो है मिलेंगे, जिसमें काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के विषय में जानेंगे। काउंट काबूर किस तरह से इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाते हैं, और उसके बाद जो है हम बाकी जो आप देख ही रहे हैं कि इसमें साथ साथ में आपको प्रश्न भी है, आंसर भी कराया जा रहा है, टॉपिक भी क्लियर हो रहा है, ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो रहा है। तो सारी चीजों को क्लियर कर रहे हैं, और आप सभी से हमारी जो है आग्रह है कि आप सभी जो है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में अपने सहपाठियों को बताइए। ये खास करके 10th क्लास के बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा प्रयास है, और इस प्रयास को सफल जो है तभी हो सकता है जब ये हर जरूरतमंद विद्यार्थियों तक आसानी से उपलब्ध हो, पहुंच सके, और एग्जामिनेशन में अपना बेहतर योगदान दे सके। उनके लिए जो है हम लोगों की तरफ से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जो है उतार सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।